हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स। कल वीडियो के लास्ट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि झारखंड के राजकीय पुष्प का क्या नाम है, और जिसने जिसने यहाँ पर आंसर दिया है उनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सही जवाब दीजिए, तो कल की वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो कल का आंसर था पलाश के पुष्प को यहाँ पर झारखंड का राजकीय पुष्प माना गया है। तो सही जवाब देने वाले हैं सबसे पहले अभिज्ञान त्रिपाठी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अवंतिका शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, लवली तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से और अर्पित शर्मा गोहद भिंड से। इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था जो हमने कल प्रश्न पूछा था। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये रहा, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। तो आइए हम आपको एक ट्रिक देंगे कि इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी लोगों के समाधि स्थलों का नाम आपको याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं डिस्क्रिप्शन इस प्रश्न का देख लेते हैं पूरी तरह से। तो देखिए, ये आ गया पूरा डिस्क्रिप्शन और आई आपकी ट्रिक। विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का है। इन सभी समाधि स्थलों को याद करने की ट्रिक इस प्रकार है। देखिए, विजय हमेशा बहादुर लोगों की होती है, तो वहां से आप याद कर लेंगे लाल बहादुर शास्त्री, इनका है विजय पथ। ठीक है, विजय घाट। इसके बाद नहाने से शांति प्राप्त होती है, और शांति प्राप्त होती है नहाने से, और नहाने का साउंड कहाँ से निकल रहा है, जवाहरलाल नेहरू। अगर आप नहा लोगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। तो जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांति वन। ठीक है, शक्ति हमेशा इंडिया में निवास करती है, तो शक्ति इंडिया में, तो शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आजकल ये बताइए नोटों पर किसका राज चल रहा है। आजकल क्या बहुत टाइम से राज चल रहा है, महात्मा गांधी का। जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का राज चल रहा है नोटों पर बहुत समय से। तो राजघाट जो है समाधि स्थल यहाँ पर महात्मा गांधी का हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको पसंद आई होगी। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। देखिए, कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। स्टैटिक जीके का यह प्रश्न है। इससे भी संबंधित हम आपको एक ट्रिक देंगे जिसके माध्यम से ये सारे के सारे राज्य आपको याद हो जाएंगे। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो बताइए कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि सिक्किम राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो कौन कौन से राज्य यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं और कितनी सीमा है बांग्लादेश के साथ में, पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। देखिए, सिक्किम राज्य में बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। जो सिक्किम राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों को याद करने की ट्रिक इस प्रकार है। ममता बनर्जी जी को याद कर लीजिए, MAMTA। तो देखिए, एम से हो गया मेघालय, ए से हो गया असम, फिर से एम से हो गया मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा और ए से हो गया वापस असम। देखिए, असम 2 बार यहाँ पर सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ में, इसलिए 2 बार असम का नाम आ गया। हमको तो बस याद करना है। और सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। तो ममता बनर्जी आ रहा है, तो बनर्जी वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है, पश्चिम बंगाल की हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ में ही लगती है। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती है भारत की। तो उम्मीद करते हैं एक प्रश्न में आपको यहाँ से 4 से 5 प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और ये ट्रिक भी अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर देंगे। वो जो व्हाइट सा लाइक का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए तो ब्लू हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी से संबंधित आपसे एक प्रश्न वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। सही जवाब देने पर कल आपका नाम भी इस वीडियो में लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ गया है। भारत के नवनियुक्त CAG कौन हैं।
कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है जो अभी नए नए जो है नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन बी है जीसी मुर्मू, ऑप्शन सी है सचिन पायलट और ऑप्शन डी है विश्वभूषण हरिचंदन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? हल्का हल्का सा दिख रहा है भाई, आंसर की मुंह दिखाई हो गई, कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि जीसी मुर्मू साहब जो हैं भारत के नवनियुक्त सीएजी हैं। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं जीसी मुर्मू जी के बारे में, और ये साथ में आपको ये भी जानकारी देंगे कि सीएजी पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा जानकारी। देखिए, भारत के वर्तमान सीएजी जीसी मुर्मू हैं। सीएजी पद का वर्णन संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच किया गया है। देखिए 148 नंबर का जो आर्टिकल है, एमपीपीएससी 2019 अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न आया था कि सीएजी का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो एमपीपीएससी का ये प्रश्न है कि 148 नंबर का जो आर्टिकल है वो सीएजी से संबंधित है। ठीक है, पीएससी जो होती है उसे सीएजी का मित्र भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति पीएससी का फुल फॉर्म होता है, पब्लिक अकाउंट सर्विस। तो देखिए अब क्या है, ये प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर परीक्षाओं में पूछा गया है रेलवे के द्वारा, विशेषकर रेलवे ने इसको बहुत ही ज़्यादा अपनी परीक्षाओं में लिया है, और डिफेंस के एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा गया। एसएससी जीडी का भी ये फेवरेट प्रश्न बन जाता है। और सबसे पुरानी समिति जो है वो लोक लेखा समिति है, आपको ये भी याद रखना है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का जो नेता होता है वो यहाँ पर अध्यक्ष होता है पीएससी का। ठीक है, तो चलते हैं और अतिरिक्त जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो अभी विपक्ष के नेता हैं यहाँ पर, यानी कि पीएससी के अध्यक्ष भी अधीर रंजन चौधरी ही बन जाएंगे आपके। और इससे पहले जो है जैसे सीएजी हैं अभी आपके जीसी मुर्मू, तो जीसी मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे पहले। जी हाँ, जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से मतलब संवैधानिक रूप से भारत में मिला लिया गया तो उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, और वहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री तो होता ही नहीं है केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो सबसे पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ही बने थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, स्पोर्ट जीके से ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एमसी मैरी कॉम को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? एमसी मैरी कॉम अभी न्यूज़ में बनी हुई हैं, क्यों? आइए हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले इसका देख लेते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2015। तो बताइए कि एमसी मैरी कॉम को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बी, यानी कि 2013 में एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए अतिरिक्त जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए ये आ गया, क्यों ये न्यूज़ में अभी बनी हुई हैं, आपके लिए प्रश्न बन सकता है। एमसी मैरी कॉम मणिपुर की निवासी हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक बार इन्होंने 8 पदक जीते हैं। जी हाँ, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी कि 6 बार ये चैंपियन रही हैं विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। 2020 में इन्हें पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में हैं। तो रेलवे हो या फिर डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, एसएसआर नेवी की बात करते हैं हम, तो यहाँ से क्योंकि स्पोर्ट जीके के प्रश्न एसएसआर नेवी एयरफोर्स XY ग्रुप में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। 2006 में इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल गई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम बताइए। ऑप्शन ए है कलराज मिश्र, ऑप्शन सी है श्री आचार्य देवव्रत, ऑप्शन सी है विश्वभूषण हरिचंदन और ऑप्शन डी है भगत सिंह कोश्यारी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। जी आंसर इसका डी, यानी कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान। तो पूरी जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो एक प्रश्न से आपको 4 तो राज्यपाल याद हो गए, उसके साथ ही साथ में एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के। तो 4 से 5 जानकारी आपको एक ही प्रश्न में मिल गई। यही हमारा उद्देश्य है, यही सक्सेस जंक्शन का ध्येय है कि एक प्रश्न से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य का वार्षिक हिंदू त्योहार है? त्रिशूर पूरम ये वह क्वेश्चन है जिसे हमने थंबनेल में भी यहाँ पर लिया है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो बताइए त्रिशूर पूरम कहाँ का वार्षिक त्योहार है? आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका ए, यानी कि त्रिशूर पूरम जो है वो केरल का त्योहार है। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं। देखिए त्रिशूर पूरम त्योहार केरल में मनाया जाता है। इस दिन हाथियों की परेड कराई जाती है। यह त्योहार मलयालम के महीने मेडम में मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपको दूसरों से अलग बनाएगा। रेलवे इसको कनेक्ट करने वाला है, बिल्कुल आप मान के चलिए। पहली बात तो एक ये जो है करंट का प्रश्न बन गया, साथ ही साथ स्टैटिक का भी प्रश्न बन गया, और ये एक अलग से आपको जानकारी मिल जाएगी कि जो ये त्यौहार है त्रिशूर पूरम मलयालम के महीने मेडम में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग, कुछ नया मिल रहा है तो अपने दोस्तों को आप ज़रूर बताएंगे कि आपका अपना सक्सेस जंक्शन परिवार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, कौन सा देश इस साल आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए कौन सा देश यहाँ पर एम आर्कटिका नाम से एक उपग्रह लॉन्च करने वाला है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि रूस। रूस ने यहाँ पर ये मतलब डिसाइड किया है कि एम आर्कटिका नाम का एक उपग्रह लॉन्च करेगा। तो वो क्यों लॉन्च करेगा इसकी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए आपके सामने की पूरी जानकारी आ जाएगी तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई अन्य प्रश्न भी आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। आर्कटिका एम नाम के उपग्रह को रूस लॉन्च करेगा। यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह, पहली बात तो यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह होगा। इसके माध्यम से आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी की जाएगी, क्योंकि वैसे वहाँ पर निगरानी करना आसान नहीं होता, इतनी बर्फ पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक उपग्रह लॉन्च करेगा रूस और उसके माध्यम से आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करेगा। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बताइए कौन यहाँ पर फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराएगा गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को, यानी कि बीपीएल कार्ड धारकों को? तो आइए देखते हैं इसका आंसर सी, यानी कि केरल राज्य सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को इंटरनेट सुविधा फ्री प्रदान कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। देखिए केरल राज्य में गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान कराने की योजना चालू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए और राज्यपाल यहाँ पर हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? देखिए क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है तो इस समय क्या है कि यहाँ पर ग्राहक लोग इतनी आसानी से नहीं जा पाते हैं बैंक में और पसंद भी नहीं करते हैं जाना बैंक में। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पहला बैंक बन गया है जो वीडियो के जरिए ही आपकी केवाईसी स्वीकार कर लेगा? ऑप्शन ए है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। आंसर इसका ए है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जो वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार कर लेगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने की घोषणा की है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। साथ ही साथ इसके सीईओ का नाम है उदय कोटक। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक है और सीईओ का नाम उदय कोटक है, तो आसानी से याद हो सकता है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंकों के मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और मुंबई ऑप्शन दिया है तो भाई साहब आप मुंबई लगा करके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। ये देखिए ये प्रश्न जो है
बैंक वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आरआरबी बैंक का मेंस एग्जाम होने वाला है। तो एड टीच ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है MS धोनी, ऑप्शन बी है युवराज सिंह, ऑप्शन सी है यहाँ पर इरफान पठान, ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो बताइए किसे चुना गया है? आंसर इसका डी है, विराट कोहली को चुना गया यहाँ पर एड टीच के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, विराट कोहली को एड टीच का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया है। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर जो भी बन रहे हैं, जो भी पुरस्कार मिल रहे हैं और जो भी आपका निधन यहाँ पर हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के, महान महान व्यक्तित्व के यहाँ पर जिसके निधन हो रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टैटिक के साथ में ये प्रश्न रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ में IBPS RRB का जो मेंस होने वाला है वो आपका कवर करेगा, और जो डिफेंस के एग्जाम है आपके, आर्मी का जो क्लर्क का एग्जाम होता है, बात करें वहीं पर SSR नेवी का, बात करें AA का जो एग्जाम होता है, वहीं एयरफोर्स XY ग्रुप में जहां भी ये GK प्रश्न आते हैं आपके, वो लोग करंट अफेयर को ही कवर करते हैं। आपका वो जमाना अब चला गया जब आपसे पूछा जाता था कि अकबर के मंत्री कौन है, ठीक है, टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था चालू की। ये जमाने अब चले गए, आपसे करंट अफेयर के रूप में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। GK पूरे के पूरे स्टैटिक और करंट अफेयर बन गई है, तो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये वीडियो देखना। अच्छे से ये वीडियो देख करके जाइए जब भी आप यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है? तो ऑप्शन ए है IG नोबेल प्राइज, ऑप्शन बी है ब्रिट अवार्ड, ऑप्शन सी है पुलित्जर प्राइज और ऑप्शन डी है बाफ्टा अवार्ड। तो बताइए कि कौन सा अवार्ड यहाँ पर दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को? तो इसका आंसर है ए, यानी कि IG नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो किस लिए दिया गया, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत के PM नरेंद्र मोदी जी को कोरोना वायरस में उठाए गए अपने सुरक्षा प्रयासों के लिए IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपको याद होगा शुरुआत में ताली थाली प्रोग्राम चला था, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए। तो इन्हीं सारे प्रयासों के चलते PM नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए, हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि प्रश्नों को बड़े ध्यान से गौर से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के बीच में से आपसे एक प्रश्न लास्ट में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 11, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सेफ विकास खन्ना, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी है MS धोनी। तो बताइए किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है, यानी कि सेफ विकास खन्ना को यहाँ पर सम्मानित किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, ये आ गया आपका जानकारी। सेफ विकास खन्ना को कोरोना के समय में लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, कोरोना के टाइम पे क्या था कि कुछ लोगों को सही समय पर खाना नहीं मिल पा रहा था, जो गरीब वर्ग के थे, ठीक है, जो यात्री लोग अपने अपने यात्रा पर निकले थे अपने घर पे पहुंचने के लिए, तो उनको खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो सेफ विकास खन्ना ने यहाँ पर खाना उपलब्ध कराया है गरीबों और गरीबों के बच्चों को, और जो लोग अपनी यात्रा पर निकले हुए थे। तो इसके लिए उन्हें गेम चेंजर अवार्ड, यानी एशिया के गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये आपके लिए, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है। भारत में पहला समुद्री संग्रहालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाना है? ऑप्शन ए है नवीनल, ऑप्शन बी है अमरी, ऑप्शन सी है लोथल और इसका ऑप्शन नंबर डी है, आइए देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वेट द्वारका। तो इसका आंसर है सी, यानी कि लोथल में यहाँ पर खोला जाने वाला है आपका संग्रहालय। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं। पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थापित किया गया है। लोथल प्राचीन इतिहास में भी बंदरगाह हुआ करता था। देखिए, प्राचीन इतिहास में जब हम व्यापार करते थे तो वहाँ पर लोथल के बंदरगाह से ही जो है व्यापार की, गुजरात में स्थित है लोथल। तो लोथल जो है समुद्र के किनारे स्थित है। तो प्राचीन इतिहास में भी लोथल के बारे में वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो आपका, इसको क्या है कि पुराने ज़माने में गोदीवाड़ा कहते थे। अक्सर यहाँ पर इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा भारत में कहाँ पर स्थित था? तो गुजरात के लोथल में स्थित था गोदीवाड़ा, ठीक है, और गोदीवाड़ा का ही अर्थ होता है बंदरगाह। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। देखिए, एक और अवार्ड, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी और ऑप्शन डी है सचिन पायलट। तो बताइए किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि हेमंत सोरेन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं। तो देखिए हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वे अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। इनको दिया क्यों गया? तो कोरोना काल के समय में किए गए कार्यों के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए नाइट फ्रैंक वैश्विक आवासीय शहरों के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो पूरी जानकारी देंगे कि नाइट फ्रैंक वैश्विक जो आवासीय शहर है इसका सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है और ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो बताइए कौन सा शहर यहाँ पर आया है नाइट फ्रैंक वैश्विक आवासीय शहरों के सूचकांक में। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर सी, यानी कि हैदराबाद ने यहाँ पर स्थान लिया है नाइट फ्रैंक वैश्विक आवासीय शहरों के सूचकांक में। तो देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो देखिए नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक आवासीय शहरों के सूचकांक में भारत का हैदराबाद शहर है। पहला स्थान हांगकांग को मिला है। शहर में रहने के लिए सुविधाओं को आधार मानकर यह सूची जारी की गई है, यानी कि भारत में जो है सबसे अधिक सुविधाएं आपको हैदराबाद में ही मिलेंगी रहने खाने के लिए। तो जो रहने की सुविधाएं जो है उसको आधार मान करके ये सूची जारी की गई है और विश्व में पहला शहर यहाँ पर हांगकांग को मिला है, यानी हांगकांग में आप बड़े आसानी से यहाँ पर निवास कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो देखिए ये एक और पुरस्कार आपके सामने आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपको मिल रहे हैं यहाँ पर कि सिस्को युवा नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है नवदीप सैनी, ऑप्शन बी है रानी रामपाल, ऑप्शन सी है प्रिया प्रकाश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिस्को इसका आंसर तो हो गया सी, यानी कि प्रिया प्रकाश को दिया गया है। तो सिस्को युवा नेतृत्व पुरस्कार प्रिया प्रकाश को दिया गया। भाई वो प्रिया प्रकाश नहीं है, मैं समझ गया आप कौन से प्रिया प्रकाश की बात कर रहे हैं। प्रिया प्रकाश वॉरियर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई और दूसरी प्रिया प्रकाश हैं। तो इनकी तो अपनी एक कंपनी है, इनकी कंपनी का नाम है हेल्थ सेट गो। तो हेल्थ सेट गो के लिए यहाँ पर सिस्का युवा नेतृत्व पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। मतलब इतनी युवा होने के बावजूद इन्होंने मतलब बहुत जल्दी ही इन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित कर दी, हेल्थ सेट गो। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न। तब देखिए हेल्थ से संबंधित ये कंपनी है और कोरोना के समय पे इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए इन्हें सिस्को युवा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो 28वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, पर नई दिल्ली में कहाँ पर किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि ये स्टैटिक का प्रश्न है। तो रेलवे तो आपका कवर करने वाला ही है। अगर एसएससी और रेलवे कवर कर रहा है तो व्यापम भी इसको लेगा ही लेगा। तो ऑप्शन है प्रगति मैदान, ऑप्शन बी है चांदनी चौक, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार और ऑप्शन डी है इंडिया गेट। तो बताइए कहाँ पर ये 28वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया? इसकी थीम क्या थी, कहाँ पर आयोजित किया गया, पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो इसका आंसर होता है, आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ये, यानी कि प्रगति मैदान इसका आंसर है। पूरी जानकारी आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये आ गई पूरी जानकारी। 28वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया। इस बार इस पुस्तक मेले की थीम थी गांधी लेखकों के लेखक। तो थीम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये स्टैटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, आप दूसरों से पूछ करके भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है भारत की। ऑप्शन है तेलुगु, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो बताइए कि कौन सी भाषा इसमें शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी, यानी कि हिंदी यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए भारत 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं भारत में: संस्कृत, कन्नड़, उड़िया,
तेलुगु, तमिल और मलयालम, जिसमें सबसे पुरानी तमिल है और सबसे नवीन उड़िया है। ये क्लासिकल लैंग्वेज की सीरीज हो गई। सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे नई कौन सी, दोनों आपको जानकारी मिल गई। कोई भी प्रश्न आपसे आ जाए तो आपसे प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप हैं सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा। अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो सक्सेस जंक्शन के सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा बन जाइए और सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 देखिए, पहला प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है सी रंगराजन, ऑप्शन सी है एम के कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसे दिया गया पहला प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पुरस्कार, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया गया है, हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि सी रंगराजन, जो कि भारत के आरबीआई गवर्नर पूर्व रहे हैं, उनको दिया गया है यह पुरस्कार। तो आइए देखते हैं क्यों दिया गया है। देखिए, अरे भाई हर बार कोरोना वायरस से संबंधित थोड़ी हो सकता है। तो देखिए, पहला प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पुरस्कार पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन को दिया गया। इनको यह पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए दिया गया है, यानी कि आरबीआई की इन्होंने मदद की है। ठीक है, मोनेटाइजेशन के टाइम पर भी आरबीआई की मदद की थी, और अभी आरबीआई जो नई नीतियां तैयार करता है उसमें इनसे सलाह लेता है। तो ये बिल्कुल इन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पर नीतियाँ बनाने में सहायता की है। तो इनको दिया गया है पहला प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पुरस्कार। तो पीसी महाल नोबिस पुरस्कार संबंधित किससे है? तो सांख्यिकी के क्षेत्र से संबंधित है। किसको दिया गया? सी रंगराजन को। सी रंगराजन कौन थे? तो भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन हैं। तो इतने सारे आपको पुरस्कार, और साथ ही साथ में किसको दिया गया और सी रंगराजन कौन है, सारी जानकारी आपको एक ही प्रश्न से कवर हो गई है। तो ऐसे ही हम सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही आपको बता दें कि मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक की क्लास है शाम को 4 बजे यहाँ पर अपलोड हो जाती है। तो शाम को 4 बजे आप उपलब्ध रहा कीजिए मैथ की शॉर्ट ट्रिक की क्लास को देखने के लिए। मैथ के साथ साथ में उसमें साइंस की भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी कि जो साइंस के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही जो फेमस प्रश्न होते हैं, आपके दिमाग में याद नहीं होते हैं, उनको ट्रिक की मदद से कैसे याद किया जाए। तो मैथ प्लस साइंस स्पेशली वो मैथ के लिए ही, कभी कभी आपको साइंस के भी प्रश्न एक आध देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रिक के लिए वो क्लास है, शाम को 4 बजे जरूर आइएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। आइए देखते हैं क्या कि अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान कोच कौन है, आपसे ये पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, और ऑप्शन सी है सौरव गांगुली, ऑप्शन डी है अनिल कुंबले। तो बताइए कौन है यहाँ पर अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का कोच। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि राहुल द्रविड़, जिन्हें दवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच। इनकी निगरानी में भारतीय अंडर 19 टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है अभी हाल ही के दिनों में, और साथ ही साथ वहाँ से निकले हुए जो युवा हैं जो अभी आईपीएल खेल रहे हैं, उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। तो आईपीएल को देख करके सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हो रही होगी तो वो राहुल द्रविड़ होंगे। इन्हीं का दूसरा नाम द रिलायबल भी है। ठीक है, द रिलायबल हो गया, साथ ही साथ में दवाल भी इन्हीं का नाम हो गया, भारत के भरोसेमंद खिलाड़ी भी इन्हीं का नाम हो गया, भारत की दीवार भी इन्हीं का नाम हो गया। तो बहुत ही उपनामों से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 20। इस प्रश्न के बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो इसी वीडियो में ही उपलब्ध है। वीडियो को अगर आपने गौर से देखा होगा तो उस प्रश्न का आप सही जवाब देंगे, और सही जवाब देते ही आपका नाम हम कल की वीडियो में सबसे पहले लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका नाम क्या है, आपका आंसर क्या है, और आप कहाँ से रिलेटेड हैं, यानी कि किस राज्य से आप संबंधित हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। भारत के 15वें महान्यायवादी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है के वेणुगोपाल, ऑप्शन सी है राजीव महर्षि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि के वेणुगोपाल को यहाँ पर दोबारा भारत का महान्यायवादी बनाया गया है, और 15वां महान्यायवादी बनाया गया, पुनः नियुक्त किया गया 1 साल के लिए। तो शक्तिकांत दास कौन है? आपको पता ही, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो के वेणुगोपाल राव आपके महान्यायवादी हो गए। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, के वेणुगोपाल को 1 साल के लिए पुनः भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो महान्यायवादी का जिक्र कहाँ पर है, आइए देखते हैं।
तो भारत के महान्यायवादी का जिक्र आर्टिकल 76 में किया गया है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एम शीतलवार थे। देखिए, आपसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछ ले या भारत के महान्यायवादी पूछ ले, दोनों एक ही बात है। और इनका जिक्र कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में यहाँ पर जिक्र किया गया है भारत के महान्यायवादी और भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी कि दोनों ही बातें एक ही हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। साथ ही साथ में अब हम आपसे एक प्रश्न पूछने वाले हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम यहाँ पर हम अपने कल की वीडियो में लेंगे। तो प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले आप अपना आंसर दीजिएगा। अगर आप बाद में भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी आपका नाम अपनी वीडियो में ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारी वीडियो हमारी यहाँ पर ट्रिक के द्वारा दी गई हैं। आपकी साइंस की क्लास जो है फ्री टेस्ट यहाँ पर ट्रिक के द्वारा समझाई गई है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ें वहाँ पर प्रश्न के रूप में देखी गई हैं। 20/20 मिशन है। उसके बाद में हम बात करें हिंदी, तो आपको ट्रिक के माध्यम से मात्र 30 मिनट के अंदर 100 प्रश्नों को आपको याद कराया गया है। याद कराया गया है, पढ़ाया नहीं गया है, याद करा दिया गया है ट्रिक के माध्यम से। 30 पर्यायवाची शब्दों को हमने 30 मिनट मतलब 100 पर्यायवाची शब्दों को 30 मिनट में आपको हमने याद करा दिया है। तो वो वीडियो भी जाकर के देखिए। और साथ ही साथ स्पोर्ट की जो वीडियो है, यानी कि खेलों की कप और ट्रॉफियों को कहानी के माध्यम से कैसे याद करें, एक 10 मिनट की कहानी हम आपको सुनाएंगे और 22 की 22 फुटबॉल की कप और ट्रॉफियाँ आपको याद। ऐसे 3 खेलों को हमने कवर किया है। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप एक बार यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके नीचे जा करके डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। सारी जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। तो जिसका आपको इंतजार है कि प्रश्न कौन सा है, तो प्रश्न के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो गौर से सुनिएगा। CAG बनने से पहले GC मुर्मू किस पद पर कार्यरत थे? एक बार पुनः सुनिए। CAG बनने से पहले यानी कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल बनने से पहले GC मुर्मू इससे पहले किस पद पर कार्यरत थे और कहां पर कार्यरत थे? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब देने पर आपका नाम कल वीडियो के पहले लिया जाएगा, शुरुआत में ही, जैसे कि आज 4 लोगों का नाम लिया गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बन जाइए हिस्सा सक्सेस जंक्शन परिवार का और बढ़ा दीजिए कदम सक्सेस की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।